हेलो फ्रेंड्स, राय जवाब एजुकेशन हब के साथ मैं शेफाली श्रेया। आज आप लोगों के लिए हम अपना प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चला रहे हैं वो तो लेके आई ही हूँ, लेकिन आज हमारा रिपब्लिक डे है तो आज थोड़ा सा कुछ तो होना चाहिए। तो इसके लिए 2 लाइन आप लोगों के लिए और अपने देश के लिए मैं समर्पित कर रही हूँ। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो चलिए अब अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में, तो आप लोग भी लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप से और भी बेहतरीन वीडियोस लाने की कोशिश कर सकूं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम अपना शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि सीटेट 2014 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेडागोगी के, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अभी डिस्प्ले भी हो रही है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। और इसका काफ़ी इजी सा आंसर है, आप लोगों को पता है, अल्फ्रेड बी ने। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है या क्या कर रही है? यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है कि सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन बी है सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी है सीखने के समय आकलन, ऑप्शन डी है सीखने का आकलन। और डियर फ्रेंड्स, हमेशा ही आप लोगों से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आई होप कि इस बार भी मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है कि सीखने के लिए आकलन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक जो शिक्षक होता है ना, वो कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उसे पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अतः वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, अतः शिक्षक कक्षा का आकलन स्वयं करेगा। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद के 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ऑप्शन बी है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ऑप्शन सी है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि कक्षा में लिंग भेद, पक्षपात, भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों में न्यूनता एवं हीनता की भावना विकसित होने के कारण उसका संपादन अच्छा नहीं हो पाता, जिससे छात्रों या छात्राओं में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी, ओके। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन ए है कि सही सही एवं धारा प्रवाह बोलना, ऑप्शन बी है जानना समझना एवं लिखना, ऑप्शन सी है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, या फिर ऑप्शन डी है कि ध्वनि संचार पर चिंतन करना एवं उसमें हेरफेर करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है।
क्योंकि ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करने एवं उसमें हेरफेर करने से संबंधित है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रकृति पोषण विषवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन बी है वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन सी है वातावरण एवं पालन पोषण, या फिर ऑप्शन डी है अनुवांशिकी एवं वातावरण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति जो है हमारा शब्द व्यक्ति की अनुवांशिकी संरचना से संबंधित है जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है जिसमें व्यक्ति वृद्धि एवं विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान है, अतः अनुवांशिकी संरचना तथा पोषण से संबंधित है। क्लियर ना? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मानव विकास डैश है। ऑप्शन ए है गुणात्मक, ऑप्शन बी है कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन सी है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, ऑप्शन डी है मात्रात्मक। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है। व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक विकास की यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसलिए इसे मापा जा सकता है, और इस प्रकार यह मात्रात्मक है और साथ ही यह गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी कई चीजों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय या फिर स्वास्थ्य क्लब। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये एक निष्क्रिय एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन ए है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, ऑप्शन बी है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन डी है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि किसी भी प्रकार का मानव विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित हो सकता है। तो यही बात संज्ञानात्मक विकास के संबंध में भी कही जा सकती है। ओके, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है संग्रहण, ऑप्शन बी है तथ्यात्मक, ऑप्शन सी है स्पर्श संबंधी, ऑप्शन डी है चाक्षुष। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि चाक्षुष अर्थात जिसके बोध नेत्र से हो, इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है, जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि है। ओके, इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है डैश प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ऑप्शन ए है भावात्मक, ऑप्शन बी है संरक्षण उन्मुखी, ऑप्शन सी है सुरक्षा उन्मुखी, ऑप्शन डी है प्रभावी। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उसमें प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। इसके चार ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं: अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही जवाब है, अभिप्रेरणा। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है सहपाठियों के प्रतियोगिता, ऑप्शन बी है अर्थपूर्ण संबंध, ऑप्शन सी है माता पिता की ओर से दबाव, ऑप्शन डी है अनुत्तीर्ण होने का भय। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है समझ, ऑप्शन बी है सृजन, ऑप्शन सी है विश्लेषण, ऑप्शन डी है स्मरण। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी
वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है आपके क्वेश्चन को, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी स्टूडेंट को सृजन करने के लिए कुछ कहते हैं तो उसमें उसे थोड़ा अधिक समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए है गतिक प्रक्रम, ऑप्शन बी है विचार करना, ऑप्शन सी है समानुभूति देना, ऑप्शन डी है याद करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित से अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षा द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन ए है निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी है स्क्रीनिंग परीक्षण, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन डी है अभिक्षमता परीक्षण। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, निदानात्मक परीक्षण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है? ऑप्शन ए है गुण, ऑप्शन बी है अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी है त्वरण और ऑप्शन डी है प्रतिभा। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सभी के लिए विद्यार्थियों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी है सहयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन सी है पृथक शिक्षा, ऑप्शन डी है सशक्तिशील शिक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है आवश्यकता, ऑप्शन सी है उत्प्रेरणा, ऑप्शन डी है पुरस्कार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही जवाब है, आवश्यकता। और क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करती है, उसी प्रकार से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है। ओके, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के रूप हैं? ऑप्शन ए है प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन बी है संसाधनपूर्ण बुद्धि, ऑप्शन सी है गणितीय बुद्धि, ऑप्शन डी है व्यवहारिक बुद्धि। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही जवाब है, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान एवं हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी है इंद्रिय जनित गामक स्तर, ऑप्शन सी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, या फिर ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने पियाजेट की थ्योरी काफ़ी अच्छे से पढ़ी है और आप लोगों को प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही जवाब है, इंद्रिय जनित गामक स्तर। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन ए है संस्कृति, ऑप्शन बी है जैविक, ऑप्शन सी है भाषाई, ऑप्शन डी है सामाजिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जैविक बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है छात्राएं, और 4 ऑप्शंस आपके इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए है अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, ऑप्शन बी है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है, ऑप्शन सी है कि भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है, ऑप्शन डी है कि गणित के सवाल अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उससे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो छात्राएं और छात्र हैं दोनों ही गणित में समान तरीके से अच्छे हो सकते हैं, एक उम्र के बच्चे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी है मुक्त अंत, ऑप्शन सी है समस्या समाधान, ऑप्शन डी है अपसारी। तो जाहिर सी बात है कि विश्लेषणात्मक है, क्योंकि ग्रेडिंग प्रणाली के तरह शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चों के कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि अंक प्रदान करना
छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति को समर्थन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित होता है। तो आप लोगों को पता है कि डिसलेक्सिया होता है वो हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन डी है विषमांग नैतिकता। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार सहयोग पारस्परिक पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऑप्शन ए है कि उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ऑप्शन बी है कि शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। ऑप्शन सी है कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन डी है कि उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बर्नूडा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रारूप यानी मॉडलिंग एक प्रमुख तरीका है। ऑप्शन बी है अनसुलझा संकट बच्चों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन सी है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी है कि खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उसके द्वारा ही की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स सबको पता है कि E.L. थॉर्नडाइक। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए है विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। ऑप्शन बी है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। ऑप्शन सी है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। और ऑप्शन डी है कि विषय क्षेत्र के बीच ज्ञान की स्थानांतरण। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि उचित सिद्धांत चित्र के द्वारा किसी भी प्रकरण को आसानी से समझ एवं व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी भी अवधारणा को छोटी छोटी उप अवधारणाओं में बांट दिया जाता है जिसके द्वारा सूचना को व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पेडागोगी का लास्ट क्वेश्चन सीटेट 2014 में जो पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन है निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। ऑप्शन ए है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना। ऑप्शन बी है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। ऑप्शन सी है अन्वेषक परक सीखना और स्वतः खोज पूर्वक संबंधी पद्धतियां। या फिर ऑप्शन डी है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही जवाब है कि निगमनात्मक तर्कना में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरणों के द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग बताता है। ठीक है, और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।